Hello everyone to this lecture. Here we will discuss about capital budgeting theory. So capital budgeting theory में क्या क्या होता है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So capital budgeting is a process that companies use for decision making on capital projects. So किसी भी तरह के capital project में क्या क्या हमारे decisions, क्या क्या हमें निर्णय लेने पड़ते हैं उसको हम पता करेंगे using capital budgeting. So capital project has last longer time, usually more than 1 year. सो यूजुअली जो हमारा कैपिटल प्रोजेक्ट है वो 1 साल से ऊपर तक का टाइम ले सकता है. एज अ प्रोजेक्ट इज यूजुअली लार्ज एंड हैज़ इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन लॉन्ग टर्म सक्सेस ऑफ द बिजनेस. इट इज़ क्रूशियल फॉर द बिजनेस टू मेक राइट डिसीजन. सो किसी भी प्रोजेक्ट का एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है कि आगे जाके वो मेरा बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, आगे जाके मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा या फिर उस बिजनेस में मुझे ग्रोथ मिलेगी, मेरा रेवेन्यू इनफ मिलेगा कि जितना इतना रेवेन्यू मिलेगा कि मैं अपने फैक्टर्स ऑफ इनकम को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी पे कर सकूं और उसके बाद भी मेरे पास प्रॉफिट बच सके. ठीक है. सो लेट्स सी द टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग. सो फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल और नॉन डिस्काउंटेड. ओके, सो द मोस्ट कॉमन ट्रेडिशनल कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग बुक रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, जो सबसे कॉमन बजटिंग टेक्निक्स है उसमें हमारा आता है एक तो पे बैक पीरियड और दूसरा अकाउंटिंग बुक और रेट ऑफ रिटर्न. सेकेंडली टाइम एडजस्टेड डिस्काउंटेड. ओके, दूसरा है कि द मोस्ट कॉमन टाइम एडजस्टेड कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आर नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पे बैक मेथड की. पे बैक मेथड में क्या होता है? द पे बैक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द लेंथ ऑफ द टाइम required for cumulative total net cash flows from the investment to equal the total initial cash outlays or the year in which the sum of the cash inflow is equal to the initial investment. So payback period में basically क्या होता है कि आपने जितना investment लगाया है वो आपको वापस मिलता है या नहीं मिलता है और कितने टाइम पीरियड में आपको वापस मिलता है. तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ अ लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड कि कितने टाइम पीरियड बाद में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो मुझे वापस मिल सके. ठीक है, उसको हम पे बैक पीरियड के नाम से जानते हैं. तो द पे बैक पीरियड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज द लेंथ ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द क्यूमुलेटिव टोटल नेट कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट टू इक्वल द टोटल इनिशियल कैश आउटलेज और द ईयर इन विच सम और कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. Okay, so how will compute the payback period? Okay, so when the cash flows are every year are the same, तो payback period मेरा क्या होगा? Initial investment divided by annual cash flow after tax but before depreciation. ठीक है, so basically मेरा जो initial investment है उसका रेशियो जब मैं annual cost से निकालूंगा, cash inflow से निकालूंगा, that is after the tax and before the depreciation. Okay, so when the cash inflow is every year different. ठीक है, अगर हर साल मेरा कैश इनफ्लो जो है वो डिफरेंट हुआ तो मैं क्या करूँगा, पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करूँगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी थी माइनस द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इनफ्लो ऑफ कंप्लीट ईयर्स डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो ऑफ द प्रेजेंट ईयर. कि मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी उसको मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो से ऑफ कंप्लीट ईयर डिवाइडेड बाय द एनुअल कैश फ्लो ऑफ द प्रेजेंट ईयर. ओके, हियर पे बैक ईयर इज इक्वल टू ईयर इन विच एंड दैट इज एडेड टू द कंप्लीट ईयर्स. सो पे बैक ईयर क्या होता है मेरा? ईयर इन विच सम ऑफ कैश इनफ्लोज इज इक्वल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट. कंप्लीट ईयर इज इक्वल टू ईयर इन विच सम ऑफ कैश इनफ्लोज लेस देन द इनिशियल इन्वेस्टमेंट present year or equal to year in which the cash or sum of cash inflows is more than initial investment. Okay, next is post payback profitability method. इसका क्या फॉर्मूला होता है? पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं मेरी टोटल कैश इनफ्लो इन लाइफ माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. टोटल कैश इनफ्लो कितना हुआ है उसमें से जब मैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट को घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? पोस्ट पेबैक profitability, or we can say annual cash inflow into life of the project minus payback period. So annual cash inflow कितना हुआ है
उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट माइनस पे बैक पीरियड से, तो वो भी मुझे क्या देगा, पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। और एनुअल कैश फ्लो इनफ्लो इनटू द पोस्ट पे बैक पीरियड, दैट विल गिव मी पोस्ट पे बैक प्रॉफिटेबिलिटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकाउंटिंग और रेट ऑफ रिटर्न। Okay, the accounting rate of return of an investment measures the average annual net income of the project, okay, as a percentage of the investment. Other names of this method are computation of ARR. So when the cash flow is every year the same, then accounting rate of return ARR, that is ARR, is equal to annual cash flow after depreciation and tax divided by average investment into 100। ठीक है, डिप्रिसिएशन और टैक्स के बाद में मेरा कितना इनफ्लो हो रहा है कैश का, जब उसको मैं डिवाइड करूंगा एवरेज इन्वेस्टमेंट से और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से, दैट विल गिव मी अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हेन कैश इनफ्लो एवरी ईयर इज डिफरेंट, देन एवरेज एनुअल कैश फ्लो आफ्टर डिप्रिसिएशन एंड टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। दिस फॉर्मूला आई विल use. In absence of any information for basis of average investment as a basis, but when the information for the basis of ARR is initial investment, given the initial investment will be used in the place of average investment. Next we will talk about net present value and profitability index technique. Okay, net present value क्या होती है? The net present value method uses a specified discount rate. ठीक है, एक तरह की स्पेसिफाइड डिस्काउंट रेट को यूज करता है टू ब्रिंग ऑल सब्सिक्वेंट नेट कैश फ्लोज आफ्टर द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू देयर प्रेजेंट वैल्यूज एट द टाइम ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ईयर 0। ओके, सो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या हो सकती है हमारी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द नेट कैश फ्लो माइनस टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो मेरी कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, माइनस जब मैं करूँगा टोटल नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, दैट विल गिव मी नेट प्रेजेंट value. Here the present value of net cash flow is equal to annual cash flow inflow after tax but depreciation into value of rupees 1 at a given year's end rate. So the steps of calculating net present value are determine the net cash inflow in each year of the investment. सबसे पहले क्या करो कि net cash inflow कितना हुआ है हर एक ईयर में वो कैलकुलेट करो, then select the desired rate of return. Okay, then find the discount factor for each year based on the desired rate of return selected. Okay, the next is desirability factor to the profitability index technique. In these certain cases we have to compare a number of proposal each involving different amounts of cash inflows. ठीक है, कई केसेस में हमें नंबर ऑफ प्रपोजल्स को कंपेयर करना पड़ता है जिसमें हम डिफरेंट कैश फ्लोज को कंपेयर करते हैं। देन वी यूज डिजायरेबिलिटी फैक्टर और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। So desirability factor is calculated as below, that is present value of net cash flow divided by sum of discounted cash inflows. Okay, then we'll talk about internal rate of return method. इसमें क्या होगा, it is the rate at which discounted cash inflows are equal to the discounted cash outflows. In other words, the rate at which the discounts the cash flows to 0. Okay, so it can be stated as form of ratio as follows: cash outflows by cash inflows or initial investment by total cash inflow after tax but before depreciation. This rate is to be found by trial and error method. तो हम इसमें trial and error method यूज करके इस रेट को फाइंड आउट करते हैं। This rate is used in evaluation of investment proposals. ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को इवेलुएट करने के लिए हम इस रेट का यूज करते हैं। In this method the discount rate is not known but the cash outflows and cash inflows are known. Okay, so in evaluating investment proposals, internal rate of return is compared with required rate of return. ठीक है, जो भी मेरी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होती है उसको मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करता हूँ और इसको हम कहते हैं कट ऑफ रेट। ओके, सो वी कैन से इन इवेलुएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज कंपेयर्ड विद द required rate of return known as cut off rate. If it is more than cut off rate, the project is treated as acceptable, otherwise the project is rejected. So अगर cut off rate से ज़्यादा है तो ही मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेड है, नहीं तो वो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो रिजेक्टेड हो जाएगा।
Okay. So thank you. We'll discuss this in the next